हालिम, वो भी इसलिए कि मैं उनकी बेटियों के रिश्ते की राह में रुकावट बन रही थी। इसलिए उन्होंने मैरिज ब्यूरो से जो पहला रिश्ता मिला मुझे निपटा दिया। मगर मैं भी खुश थी दातन, क्योंकि रिश्ता मलेशिया का था। यूनो जान छूट जाती इस फैमिली से। खुश शक्ल लड़का, इतना अमीर, स्काइप पे निकाह हुआ। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना। वो फिर से हंसी। मुझे लगा था यहाँ आकर मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। ठीक है, मुझे अपना आप लाहौरी लगता रहा है हमेशा, मगर मेरी असल कौम तो माले थी ना, और उन्हीं ख्वाबों के साथ मैं यहाँ आई थी। लेकिन एयरपोर्ट पे उसकी आंखों में तकलीफ सी लहराई। कांटा प्लेट में गिरा दिया। दातन खामोशी और उदासी से बहुत दफ़ा की सुनी हुई कहानी सुनने लगी। एयरपोर्ट पे उतरते हुए पहली दफ़ा मैंने अपना पहला विजन देखा था। जागती आंखों से पहला ख्वाब, जैसे एकदम आंखों के सामने मंजर बदल जाए और एक मंजर चलने लगे। मुझे वो वक्त कभी नहीं भूलता। मैंने देखा कि मैं एक भारी थैला कंधे पे उठाए कांटों पे चलती जा रही हूँ, जिसमें से सोने की अशरफियाँ झलक रही हैं। बस लम्हे भर का मंजर था और गायब। वो मुझे रिसीव करने आने वाला था, मेरा कागजी शोहर, और मैं एयरपोर्ट के वस्त में हक्का बक्का खड़ी थी। और तुम दातन, तुम तब एयरपोर्ट पे मुलाजमा थी। ऐसी ही मोटी और काली सी थी, मगर दुखी सी। मैं गिरने लगी, तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे बाथरूम तक ले गई। याद है, मुझे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हें वहीं रोक लिया और अपना बैग देखा। वो बुरी तरह चौंकी। वो बरी में आया था और स्काइप से मियाँ साहब का हुक्म जारी हुआ था कि यही बैग ज़रूर साथ लाऊं। बस एक बैग। मैंने वहीं उसे खोला था तुम्हारे सामने, और याद है उसमें क्या था? वो जख्मी सा मुस्कुराई। नोटों के बंडल। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मनी लॉन्ड्रिंग की कोरियर गर्ल के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, और मुझे मालूम भी न हुआ कब मेरा बैग लाहौर एयरपोर्ट पे तब्दील हुआ। कोई होश ही नहीं था मुझे। अगर तुम इस वक्त मेरी मदद ना करती और इस बैग के साथ एयरपोर्ट से निकलने में मेरी मदद ना करती, तो मैं पता नहीं कहाँ होती। मेरा क्या काम था लिया। मैं तो खुद औलाद के हाथों ओल्ड होम की तरफ धकेली जाने वाली औरत थी। बड़ी दुखी रहती थी मैं उनसे। हाय, उसे अपने दुख याद आने लगे। लेकिन ये तुम्हारी आंखें थीं जिन पे मैंने भरोसा किया। उनकी चमक मुझे सच्ची लगी, और मुझे महसूस हुआ कि तुम बेकसूर हो। वैसे कितनी ज़्यादा रकम थी ना उस बैग में। याद है तालिया, काश रख लेते। कैसे रख लेते मोटी खातून। वो गुस्सा हुई। उसी रकम को हरबा बनाकर तो हमने मेरे शोहर को ढूंढा और उससे तलाक के पेपर्स लिए थे। मगर खैर, उसने आखिरी नवाला लेते हुए गहरी सांस ली। इस फ्रॉड आदमी ने मुझे एक सबक तो सिखा दिया था कि पैसे कमाने के लिए किसी को धोखा कैसे दिया जाता है। और देखो, आज छोटी बड़ी चोरियां करके हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इंटरनेट स्कैम से शुरू किया गया सफ़र आज हमें कितना बड़ा स्कैम आर्टिस्ट बना चुका है। तुम्हें मलेशिया आने से पहले कभी इस तरह विजन या सच्चे ख्वाब नहीं नजर आए थे तालिया? नहीं, पहली दफ़ा एयरपोर्ट पे ही नजर आया था, और फिर कभी वो सिलसिला थमा ही नहीं। अगर तुम्हारे ख्वाब और विजन हमारा साथ ना देते तो हम इतना कुछ नहीं कमा सकते थे तालिया। तुम एक क्लैरवेंट हो, एक सीयर। तुम्हें वक्त से पहले बारिश नजर आ जाती है, किसी की मौत दिखाई देने लगती है, कोई हादसा, कोई आफत। मगर इन सारे छोटे छोटे विजन और ख्वाब एक तरफ, अगर तुम इन 7 सालों में वो 10 बड़े ख्वाब न देखती तो हम इतने अमीर न होते। 11। तालिया ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए तस्वीर की। तनिको कामिल को अपना लैपटॉप और जेवरात लाकर उस लॉकर से निकलते देखा था मैंने ख्वाब में, 3 माह पहले। जिसके बाद हमने उस पर काम करना शुरू किया था, और मैंने उसके घर मुलाजमत हासिल की। उसको मिला के 11 ख्वाब हुए, जो मैंने दौलतमंदी की तजोरियों और म्यूजियम्स की कीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्क के बारे में देखे थे। जैसे किस्मत मुझे खुद बता देती है कि तालिया, फलां के लाकर में ये सब रखा है, उसे चुरा लो। और 10 दफ़ा उनकी मदद से हमने कितनी दौलत कमाई। अब देखो 11वीं दफ़ा कामयाब होते भी हैं या नहीं। लेकिन दातन, उसने गहरी आह भर के छत पे लगी बत्तियों को देख के कहा, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? मैं अगली दफ़ा कोई बड़ी हेस्ट करना चाहती हूँ। कोई लंबा हाथ, एक आखिरी जॉब जिससे करोड़ों कमा लें हम, और फिर मैं इस काम को छोड़ देना चाहती हूँ। पिछले 3 माह में मैंने एक सच्ची मगर बेवकूफ़ लड़की का किरदार अदा किया, अपने असल नाम के साथ। मगर इन सब लोगों से इतने अच्छे अल्फाज सुनकर मेरा दिल चाहने लगा है कि मैं ये काम छोड़ दूँ। एक आखिरी फ्रॉड, एक आखिरी चोरी के बाद। वो छत पे लटकते लैंप को देखते हुए मुस्कुरा के बोली थी। उसकी चमकती आंखों में उम्मीद थी, खुशी थी, सादगी थी। तालिया, दातन संजीदगी से आगे को झुकी। प्लान किया गया गुनाह कभी आखिरी गुनाह नहीं बन सकता। जिस जुर्म से पहले तुम सोच लो कि उसे आखिरी दफ़ा करने जा रही हो, वो जराइम की जंजीर की महज अगली कड़ी होती है।
اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں، لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ، تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر بھی اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں نے سونے جا رہا ہے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدرے روٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ سے چھوا۔ میں نے کل ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھاگنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں، وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا، میں دو دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر میں مایوسی سے نظر آنے لگی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی اور کچھ یاد کر کے وہ پھر سے ہنسی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پہ رنگ آ کر بکھرے تھے۔ داتن نے اچنبھے سے بھویں بھیجی۔ مگر وہ کون تھا؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں۔ اف، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو ہوا کیا ہے؟ تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں، وہ جیسے محفوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملیشیا جانتا ہے، اور پسند، اس سے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق، گڈ نائٹ۔ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ دو دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی اور وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو، آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیری۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ میرے ساتھ رہو۔ وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ٹی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھیں، اسی طرح اس نے دوسری آستین تہہ کی، پھر زمین پہ جھکا اور مٹھی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا مٹی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا، اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے اور صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اوپن کچن کی میز پہ ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینے اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کی یونیفارم میں ملبوس تھی، آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پہ بلا کی مسکینیت طاری تھی۔ لاؤنج میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن، نیچے ہوں۔ آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی، دیوار میں نصب چوکھٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا۔ خودکار آلے نے اس کی تشخیص کی اور دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینے اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا، دیواروں پہ مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔ چند ڈبے بند رکھے تھے۔ وسط میں بڑی میز تھی جن پہ چند مشینیں پڑی تھیں اور داتن حفاظتی گلاسز لگائے، گلوز پہنے، ایک گن نما آلے سے ایک نیکلس پہ کام کر رہی تھی۔ تالیہ اس کے قریب آ رکی اور تنقیدی نظروں سے سارے زیورات کو دیکھا، پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کے اوپر روشنی میں کر کے دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ۔ اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی۔ بس یہی زیورات ہیں مسز کامل کے پاس؟ داتن نے ایک نظر تھوڑے سے زیورات کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، لاکر میں کل 14 پیسز ہیں۔ تاج کی نقل نہیں تیار کرنی، میں باقی 13 پیسز اٹھاؤں گی، وہ کہہ کے جانے لگی۔ داتن، جو زیور پہ جھکی تھی، چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصویر بھیجی تھی۔ تاج نکال دو تو 12 پیچھے رہ گئے۔
तालिया ठहरी, वापस घूमी। जेवरात सामने पड़े जगमगा रहे थे। फिर से उनको गिना, ज़रा सी उलझी। नेकलेस, कड़े, बुंदे, अंगूठियाँ, ये हुए 12 पीस। मगर मिसेस कामिल के तमाम जेवरात जो लाकर में थे, मैंने उनकी गिनती की थी, वो तो 14 पीस थे। तुमने पहली दफ़ा लाकर अंदर से कब देखा था? 1 माह पहले, जब मैंने मिसेस कामिल की अंगूठी छुपा दी थी और उनको मेरे सामने लाकर खोलना पड़ा था, तब मैंने सारा लाकर देखा था। कोड इसलिए नहीं देख सकी थी कि मुझे उन्होंने लाकर खोलने के बाद बुलाया था। वो उलझ की उंगलियों में गिनने लगी। कल भी जब तनकू कामिल ने मेज़ पे ज़ेवरात के डिब्बे रखे तो मैंने गिने थे, वो 2, 5, 13। वो बड़बड़ाते हुए गिनने लगी, मगर गिनती पूरी नहीं पड़ रही थी। हो सकता है तुम भूल रही हो, टोटल 13 ही हों। तालिया कुछ नहीं भूलती, टोटल 13 ही थे। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और एक दराज खोला, चंद कागजात उल्टाए पलटाए, एक फोल्डर निकाला। मिसेस कामिल ने मेरे सामने लाकर से जेवर निकाला था तो मैंने अपने ब्लाउज बटन के कैमरे से उनकी हाई क्वालिटी तस्वीर ली थी। वो फोल्डर खोलते हुए सफ़े तेज़ तेज़ पलटा रही थी। और तुमने मुझे 13 तस्वीरें भेजी थी तालिया, वो मेरे घर पड़ी हैं, मेरे पास ओरिजिनल होंगी। 1 मिनट। उसने वो फोल्डर रखा और एक दूसरा निकाला। पहला सफ़ा खोला तो लबों से गहरी सांस खारिज हुई। ये लो, ये रही तमाम तस्वीर, उनको टैली करो, हमने कौन सा जेवर मिस कर दिया है। दातन घूम के उसके साथ आ खड़ी हुई, ऐनक उतार दी और अब वो दोनों बारी बारी इन तमाम प्रिंट आउट्स मुतलका जेवरात के साथ रख रही थी। 5, 8, 12, 13। ओह, आखिरी प्रिंट आउट से मुतल्लिक कोई जेवर उन्होंने नहीं बनाया था। उसे देखते ही तालिया का जोश ठंडा पड़ गया। वो घड़ी के बॉक्स जैसे शीशे के डिब्बे में रखा एक सुनहरी सिक्का था। प्रिंट आउट पे उस बॉक्स के आगे पीछे से 4 तस्वीर ली गई थी। ये तो कोई एंटीक है। दातन कतरे जोश से झुकी, मगर तालिया ने बेदिली से कागज़ परे कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा है, मुजफ्फर शाह। ये मिला के सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह के ज़माने का सिक्का है। तनकू कामिल को आर्ट और हिस्ट्री में खासी दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने इसको संभाल रखा है। मगर हम इसे क्यों नहीं चुरा रहे? क्योंकि मुजफ्फर शाह के सिक्के आजकल कुलालमपुर के हर माल से मिलते हैं और सारे नकली होते हैं। अभी उनके कोने खुरचो तो सफ़ेद रंग निकलने लगते हैं और ये भारी होते हैं, जबकि असली सिक्के इतने एजिंग और ऑक्सीडेटिंग के बायस हल्के होने चाहिए। बिलफर्ज ये असली भी हो तो इतनी वैल्यू नहीं है उनकी। रहने दो वो बेचारों के पास उनका सिक्का। दातन ने एक दूसरी ऐनक उठाई और उसे नाक पे जमा के गौर से कागज़ पे छपी तस्वीर को देखने लगी। ये वाकई असली नहीं है सिक्का, वो नापसंदीदगी से बोली थी। आजकल के फॉर्जर्स को खुदा का कोई खौफ नहीं। ठीक है, मेरे जैसे आला दर्जे के निकाले नहीं तलाश कर सकते। वो मैं जानती हूँ कि किसी नकली सिक्का तैयार करते वक्त इंसान को चाहिए कि एक दफ़ा असली सिक्का भी देख ले, क्योंकि मुजफ्फर शाह के असली सिक्कों पे एक तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान और दूसरी तरफ नसीरे मत दुनिया और दीन में मददगार लिखा होता है। उस पे तो दोनों तरफ मुजफ्फर शाह सुल्तान लिखा है। दातन के आखिरी फिक्रे पे वो मुंजमद हो गई, फिर इतनी तेज़ी से गर्दन मोड़ी गोया बर्फ चटकी हो। दोनों तरफ मुजफ्फर शाह लिखा है। उसने कागज़ दातन के हाथ से झपटा और उस पर बेकरार निगाहें दौड़ाई। मैंने ऐसा सिक्का पहले भी देखा है, हमारी एक वारदात वाली जगह पे आइए, मगर उसने उसे तब नहीं चुराया था। हाँ मुझे याद है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में, है ना? मैंने भी देखा था। तालिया ने चौंक के उसे देखा। नहीं, मैं नजीब बिन सलामत की बात कर रही हूँ। पिछले साल जब मैंने उसकी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन के बारे में विजन देखा था और हमने उसके ज़ाती सेफ में नायाब एंटीक बर्तन चुराए थे, तब ऐसा सिक्का वहाँ भी था। यकीनन होगा, मगर 3 साल पहले जब हमारे एक ही ख्वाब पे हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम वाली वारदात की थी, तब ये वहाँ डिस्प्ले था, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। तालिया ने कुर्सी खींची और वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में शदीद उलझन थी। क्या सोच रही हो? एक जैसे बहुत से सिक्के मार्केट में हो सकते हैं। नहीं, कुछ गलत है इस सब में। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हमारे सामने ये सिक्का तीसरी दफ़ा आ रहा है, मगर हमने इसे नहीं चुराया। हम वारदात की जगह से चंद चीज़ें ही चुराते हैं, हर चीज़ तो नहीं उठा सकते ना तालिया। बात ये नहीं है, मसला ये है कि पिछले साल ऐसा ही सिक्का नजीब बिन सलामत के पास था, उसका बॉक्स भी यही था। दातन नजीब बिन सलामत हमारी वजह से दिवालिया हो गया था और उसने अपनी बहुत सी आर्ट कलेक्शन को ऑक्शन में डाल दिया था। उसका रिकॉर्ड पब्लिक होगा, ज़रा मालूम करो ये सिक्का इस ऑक्शन में था या नहीं। मगर क्यों?
क्योंकि तेंकु कामिल और नजीब बिन सलामत दोस्त हैं और मैंने मिसेस कामिल से सुना था कि नजीब पे बुरा वक्त आया तो तेंकु कामिल ने उसकी मदद की थी। उसकी ऑक्शन से कौड़ियों के भाव मिलने वाली चीज़ें महंगी खरीद के कुछ पेंटिंग्स, और उसने कागज़ उठा के देखा, शायद यही सिक्का। तुम्हारा मतलब है कि ये एक जैसे बहुत से सिक्के नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्का है जो बार बार तुम्हारे ख्वाब में आता है? हाँ, मेरे 11 ख्वाब, बल्कि 12। उनमें से 3 में ये सिक्का था, शायद मज़ीद में भी हो, मगर उसके साथ रखे जवाहरात, ज़ेवरात, पेंटिंग्स और नादिर अशिया ने मेरी आंखों को हमेशा इतना खीरा कर दिया कि मैं उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे सकी। वो हैरान परेशान नजर आने लगी थी। मैं इस सिक्के का रिकॉर्ड ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर तुम ये कह रही हो कि ये एक सिक्का पिछले कई साल से एक शख्स से दूसरे की तहवील में जा रहा है और किस्मत तुम्हें बार बार ख्वाब में इशारा दे रही है कि उसे हासिल करो, तो ये बहुत अजीब बात है। मगर वो सुन सी खिला में देख रही थी। मैं हमेशा अपने ख्वाबों की ताबीर गलत करती हूँ। किसी को पानी में डूबते देखूँ तो समझती हूँ वो मरने वाला है, मगर चंद दिन बाद मालूम होता है कि उसकी कोई आला तालीमी कामयाबी मिली है, क्योंकि पानी इल्म का सिंबल है। किसी का जेवर चूड़ी को चोरी होते देखूं तो समझती हूँ कि उसके यहाँ डाका पड़ने वाला है, मगर उसको तलाक हो जाती है। और वो ग्रोसरी स्टोर वाली रोज़मेरी, मैंने देखा कि उसके बाजू में सोने का नया कड़ा है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि वो अमीर होने वाली है, मगर उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ गरीब। वो अभी भी वैसी ही है। मैं हमेशा अपने विजन या ख्वाब की गलत ताबीर करती हूँ, मगर इन 12 ख्वाबों के बारे में मुझे यकीन था कि वो मैंने दुरुस्त समझे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अमीर हुए। लेकिन शायद वो भी मैंने गलत समझे थे। उसकी रंगत तारीख पड़ रही थी। दातन को अफसोस हुआ। तुम काम पे जाओ, मैं इस सिक्के को ट्रेस करती हूँ। उसने उसका सर थपक के तसल्ली दी तो वो बेदिली से उठी और बाहर को जाते हुए सर हिला दिया। फिर ठहरी। मैं इतने साल समझती रही हूँ कि मेरी तकदीर मुझसे यही सब कुछ चाहती है कि मैं चोरी करूँ। ये अनदेखे को देखने का तोहफा मुझे इसीलिए मिला है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। शायद मैंने इस तोहफे को गलत इस्तेमाल किया। उसकी आंख का किनारा भीग गया। तौलिया, दातन ने आगे बढ़ के उसे इशारों से थपका। हम इस सिक्के को ढूंढ लेंगे और इसको हासिल भी कर लेंगे। तुम फिक्र ना करो। अब काम पे जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। तालिया ने इस बात में सर हिला दिया और हथेली की पूंछ से आंखें रगड़ लीं। उसे काम से देर हो रही थी। तेनकु कामिल की रिहाइश गाह पे सुबह सुबह रोज़मर्रा के काम शुरू हो चुके थे। किचन में तालिया और एक दूसरी मुलाजमा खड़ी काम में मसरूफ़ थीं। बटलर ट्रॉली को अपनी निगरानी में सेट करवा रहा था और साथ में फ़ोन पे बात भी कर रहा था। ऐसे में तालिया बेध्यानी से जग में जूस उंडेल रही थी। चेहरे पे अभी तक वही उलझन छाई थी और हाथ सुस्त पड़ रहे थे। मारे बंदे उसने जग को ट्रे में रखा और आगे बढ़ गई। डाइनिंग टेबल पे तेंगु कामिल सरबराही कुर्सी पे बैठे जोश और खुश मिजाजी से दाएं हाथ जलवाकर अपनी बीवी से महवे गुफ्तगू थे। बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। ऐसे में वो जूस लेकर आई तो वो दोनों मियाँ बीवी ने खुशगवार मुस्कुराहट से उसे देखा। कैसी हो तालिया, और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? ठीक हैं सब, थैंक यू सर। उसने अदब से सर झुकाया। मैं बेगम से कह रहा था कि इस माह से तालिया की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। शुक्रिया सर, वो मसनूई मुस्कुराहट और तशक्कुर के साथ बोली और उनके गिलास में जूस उंडेलने लगी। तालिया, मुझे मार्केट जाना है, तुम मेरे साथ आओगी? मिसेस कामिल ने कहा तो उसने सर को अदब से खम दिया और किचन में आ गई ताकि जल्दी जल्दी काम निपटा ले। आखिर जुम्मे को आ कौन रहा है जिसके इस्तकबाल के लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? वहाँ खड़ी दोनों मुलाजमाएं नूर और तबस्सुम आपस में बात कर रही थी। फिर उससे भी पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है तालिया? नहीं, वो सादगी से कहकर बर्तन धोने लगी। मेरी जैसी रिच गर्ल इस वक्त उनके जूठे बर्तन धो रही है, मुझे फ़िलहाल यही मालूम है। जलते दिल के साथ उसने सोचा। केएल का वो बाज़ार शाम के वक्त मुतवस्सित तबके के लोगों से भरा हुआ नजर आता था। भांत भांत की बोलियाँ, मुख्तलिफ वज़ाक़ता के लोग, अक्सरियत चीनी नकूश वाले अफराद की थी और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद किसके चेहरे के गिर्द लपेटने वाला हिजाब लिए हुई थी, जिसको मुकामी ज़ुबान में टोडंग कहा जाता था। बाजार में सुर्ख टाइल से बनी रूश थी और रूश के दोनों इतराफ दुकानें और उनके आगे स्टॉल्स लगे थे। बरामदों में कहीं छतरी तले कुर्सियां भी बिछी थीं और लोग खा पी रहे थे।